कहानी की शुरुआत में एक मॉल के अंदर आयरिस नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। उसकी नजर मिलती है एक जोश नाम करके लड़के से और देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इन दोनों को साथ में रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन जोश आयरिस को लेकर के एक ट्रिप पर जाता है। दरअसल वो एक लोकेशन थी जहाँ पर कुछ दोस्त इकट्ठा हुए थे। यहाँ आते ही हम केट नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि जोश की दोस्त है। किसी वजह से वो आयरिस को पसंद नहीं करती है। यहाँ पर हमें सरगे नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जिसकी ये पूरी जगह है। वो एक रशियन माफिया भी है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि वो एक ड्रग डीलर है। दरअसल उसी ने ही इन सभी दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट किया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एले और पैट्रिक नाम करके दो लोगों को दिखाया जाता है और ये दोनों कपल हैं। भाई विदेशों में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कपल बना लेते हैं। खैर जो भी हो, रात के समय में ये सभी दोस्त मिल करके ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह में आयरिस जोश से कहती है कि झील के किनारे चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। जिस पर जोश कहता है कि तुम चलो, मैं नहा के आता हूँ। दरअसल जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी नदी थी। जब आयरिस अकेले ही इस नदी के किनारे आती है तभी अचानक उसे अपने जेब में एक चाकू मिलता है। चाकू को देख करके वो यही सोच रही थी कि आखिर उसके जेब में चाकू आया कहाँ से। खैर दोस्तों, उसी वक्त यहाँ पर सरगे आ जाता है, इसलिए आयरिस उस चाकू को फटाक से अपने जेब में रख लेती है। जब आयरिस यहाँ से जाने लगती है तब सरगे उसे रोक लेता है और उसे कंपनी देने के लिए कहता है। हालांकि उसके कहने पर जब वो रुक जाती है तब सरगे उससे कहता है कि क्यों न तुम मेरे शरीर पर बॉडी लोशन लगा दो। उसकी हरकतें यहीं पर नहीं रुकती हैं। जब आयरिस बॉडी लोशन लगा रही थी तब वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है। वो बार बार कह रहे थे कि मुझसे दूर हो जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन सरगे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। आयरिस को गुस्सा आता है, वो बोतल से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद सरगे को भी गुस्सा आता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो आयरिस के गले को बहुत कस के दबा रखा था, उसकी जान निकलने वाली थी। आयरिस अपनी जान बचाने के लिए उस चाकू से उसके गले पर वार कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही सरगे की मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद चाकू हाथ में लेकर के खून से लथपथ होकर के आयरिस अपने दोस्तों के पास आती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं ये जानबूझ करके नहीं करना चाहती थी, वो मेरी जान लेने वाला था। उसी वक्त जोश उससे कहता है कि बंद हो जाओ। ऐसा बोलते ही आयरिस शट डाउन हो जाती है। जब वो शट डाउन हो गई थी तब ये सभी लोग मिल करके उसे कुर्सी से बांध देते हैं। तभी एले जोश के पास आकर के उससे कहता है कि आखिर ये एक इंसान की जान कैसे ले सकती है। जिस पर जोश कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करके इसे सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद जोश आयरिस को ऑन कर देता है। आयरिस अभी भी बहुत घबराई हुई थी, वो बार बार कह रही थी कि मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तभी जोश उससे कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाता क्योंकि तुम बस एक रोबोट हो। यह सुन करके आयरिस भी काफी हैरान हो जाती है, जिस पर आयरिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ महसूस करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, हमने एक साथ वक्त बिताया है, हम बहुत सारे ट्रिप पर गए हैं। जिस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो, तुम्हारे ड्राइव में ये सारी यादें डाली गई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें उस दिन का वक्त दिखाया जाता है जब कंपनी वाले आयरिस को लेकर के जोश के घर पर आए थे, जहाँ कंपनी वालों ने भी जोश से यही कहा था कि ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये बिल्कुल इंसान है, बस तुम्हें इसके साथ एक बार लव लिंक करना है, इसके बाद वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। जब सेंसिंग की प्रक्रिया 100% पूरी हो जाती है तब जोश रोबोट के सामने जाकर के बैठ जाता है। आयरिस उसके चेहरे को स्कैन करके एक लव लिंक क्रिएट करती है। मतलब कि दोस्तों, हमने मूवी की शुरुआत में जो सीन देखा था वो असल में नहीं हुआ था, वो सिर्फ आयरिस की यादों में बसा हुआ है। इस तरह से इन दोनों के बीच में लव लिंक क्रिएट होता है और उसके बाद से आयरिस जोश से बहुत प्यार करने लगती है। आयरिस की यादों में डाला गया है कि उसने जोश के साथ बहुत लंबा वक्त बिताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें मिले हुए सिर्फ अभी एक हफ्ता ही हुआ है। लेकिन आयरिस की यादों की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो जोश के साथ कई सालों से रह रही है। यहाँ जोश उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहा है वो आंसू नहीं है बल्कि पानी है, तुम्हारे शरीर के अंदर एक टैंकर बना हुआ है, इमोशनल होने पर वो अपने आप ही झरने की तरह बाहर निकलता है। तभी आयरिस रोते हुए कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। उसी वक्त यहाँ पर केट आ जाती है जो कि जोश से कहती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। यह सुन करके आयरिस को मालूम चल जाता है कि ये लोग उसे बंद करने वाले हैं। केट से बात करने के लिए जोश उसे लेकर के एक कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी बातों को सुन करके हमें मालूम चलता है कि इन दोनों ने ये सब कुछ प्लान बनाया था। दरअसल ये लोग सरगे को जानबूझ करके मार के उसके सारे
पैसों को लेना चाहते थे। वैसे तो केट उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे मरवाने में उसका भी हाथ है। जोस कहता है कि अब हम दोनों का रास्ता साफ है, कंपनी वालों के आने से पहले मैं आयरिस को रिबूट कर दूंगा, वो सब कुछ भूल जाएगी और हम सारा आरोप उसके ऊपर डाल देंगे। इधर आयरिस को वो चाकू दिखाई देता है जो कि नीचे गिरा हुआ था। जैसे तैसे करके वो कुर्सियों को खिसकाते हुए चाकू के करीब जाती है और उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जोस आ जाता है। जैसे ही वो आयरिस के करीब जाता है तभी वो उसके गले पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो करके नीचे गिर जाता है। जैसे ही आयरिस को मौका मिलता है तो वो जोस का फोन ले लेती है और घर से बाहर निकल करके जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद इधर एले को भी मालूम चल जाता है कि आयरिस के जेब में जोस ने ही चाकू रखा था। जोस कहता है कि ये सब कुछ हमारा ही प्लान था, लेकिन कंपनी के आने से पहले अगर हमने आयरिस को नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। इस पेन ड्राइव की मदद से मैं आयरिस का मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें आयरिस को पकड़ना होगा। इसके बाद ये लोग एले को अंदर लेकर के जाते हैं और सारा पैसा दिखाते हैं। दरअसल इन्हीं पैसों की वजह से इन लोगों ने सर्गे को मारने का प्लान बनाया था। यहाँ जोस कहता है कि इन सभी पैसों के 3 हिस्से होंगे और हम आपस में बांट लेंगे, जिस पर एले कहता है कि नहीं, 4 हिस्से होंगे। तुम पैट्रिक को कैसे भूल सकते हो, वो मेरे साथ में है, तुम्हें पैट्रिक को भी उसका हिस्सा देना होगा। इस पर जोस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसके सिर्फ 3 हिस्से होंगे। तभी एले जा करके पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। पैट्रिक के शट डाउन हो जाने के बाद केट एले को बताती है यहाँ पर टोटल $12 मिलियन रखा हुआ है, जिसमें से हम तुम्हें $4 मिलियन देने वाले हैं। सिर्फ तुम्हें हमारे साथ मिल करके आयरिस को ढूंढना है, इसमें तुम नहीं फंसोगे। वैसे एले मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये गन मैं अपने साथ रखूंगा, आयरिस बहुत खतरनाक है। इसके बाद वो पैट्रिक को ऑन कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में देखते हैं कि आयरिस भागते हुए जंगल के काफी अंदर आ गई है। उसके पास जोस का फोन है और सबसे अच्छी बात ये है कि फोन का पासवर्ड उसे पता है। वो फोन को चालू करती है और डिवाइस कंट्रोल में जा करके खुद की सेटिंग्स को चेंज करने लगती है। यहाँ उसे इंटेलिजेंट वाली सेटिंग दिखाई देती है जो कि 40% पर था, लेकिन आयरिस उसे बढ़ा करके 100% कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बदलाव हो जाता है। सभी दोस्त अब जंगल में आ गए थे। जोस कहता है कि हम चारों को 2-2 की टीम में अलग होना होगा, क्योंकि इससे हम आयरिस को जल्दी ढूंढ पाएंगे। इसके बाद सभी लोग अलग अलग होकर के आयरिस को ढूंढने लगते हैं। पैट्रिक और एले इन दोनों को जैसे ही आयरिस देखती है तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है और इन दोनों की बातों को सुनने लगती है। यहाँ पर एले पैट्रिक से कहता है कि जोस ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। उसने और केट ने मिल करके सर्गे को मारने का काफी दिन पहले ही प्लान बना लिया था, लेकिन इसके बारे में उसने मुझे बताया नहीं। और वो कहता है कि वो मुझे अपना दोस्त मानता है। दोस्त मानता होता तो मुझसे ये बात वो छुपाता नहीं। सर्गे को जान से मरवाने के लिए उसने आयरिस का इस्तेमाल किया। उसने आयरिस को इसलिए खरीदा क्योंकि आयरिस की मदद से वो सर्गे को जान से मारना चाहता था, और जब वो अटक चुका है तो वो मुझसे अब हेल्प मांग रहा है। तभी पैट्रिक कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैं भी तो एक रोबोट हूँ ना। दरअसल पैट्रिक को भी मालूम चल गया था कि वो भी एक रोबोट है। हालांकि एले उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर पैट्रिक कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बस पता चल गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वो दिखाया जा रहा था कि एले और पैट्रिक इन दोनों के बीच में लव लिंक कैसे हुआ था। ये दोनों एक फेस्टिवल में मिले थे और इस तरह से इन दोनों के बीच में लव लिंक कराया गया था। यहाँ एले उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सच में प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ करते हो। इन दोनों के बीच में रोमांस हो ही रहा था कि तभी जोस का फोन बजने लगता है और इसके बारे में एले को मालूम चल जाता है। उसे मालूम चल जाता है कि इस वक्त आयरिस पेड़ के पीछे छुपी हुई है। वो गन निकाल करके उसे शूट तो करता है, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगती है। जब आयरिस भाग रही थी तब एले उसे लपेटे में ले लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों लुढ़कते हुए नीचे आकर के गिरते हैं। एले दोबारा गन लेकर के आयरिस को शूट करता, उससे पहले आयरिस उसे पकड़ लेती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही थी और तभी गन चल जाती है। एले को गोली लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब सभी लोग जंगल में थे तब आयरिस भागते हुए घर की तरफ आती है और फौरन जा करके जोस के इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाती है, क्योंकि ये कार वॉइस कमांड पर चलता था। जब आयरिस अपने आवाज से कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी तब उसका आवाज मैच नहीं खाता है, जिसके बाद वो फौरन फोन के अंदर डिवाइस कंट्रोल में जा करके अपनी आवाज को चेंज करने लगती है। वो अपनी आवाज को जोस के जैसा बना रही थी। कई बार कोशिश करते हुए फाइनली आवाज मैच हो जाती है। जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो आयरिस कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जोस भी कम नहीं था, उसके पास भी दिमाग था। वो
फौरन भाग करके घर के अंदर आता है और सरगे का फोन लेकर के अपनी कार चोरी होने का रिपोर्ट लिखवा देता है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है तो कार ऑटोमेटिक रोड के किनारे आकर के बंद हो जाती है। उसके बाद सरगे के फोन से जोश अपने फोन पर कॉल करता है और जब आयरिस कॉल को रिसीव करती है तब जोश उससे कहता है कि प्लीज वापस लौट आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे अंदर मॉडिफिकेशन कर दूंगा जिसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। इसके बाद हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। जिस पर आयरिस कहती है कि मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तुमने सरगे को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। एले और पैट्रिक ये दोनों जंगल में बात कर रहे थे और इनकी बातों को मैंने सुन लिया है। मैं अब जीना चाहती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी लेकिन दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इसके बाद कॉल कट होता है और फिर जोश भाग करके पैट्रिक के पास आता है। एले का फोन लेने के बाद वो पैट्रिक के अंदर मॉडिफिकेशन करने लगता है। वो उसके गुस्से को 100% बढ़ा देता है। मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद एले के फिंगरप्रिंट से वो पैट्रिक को रिबूट करता है। अब इसके बाद पैट्रिक जोश को स्कैन करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में लव लिंक क्रिएट होता है। लव लिंक क्रिएट हो जाने के बाद अब पैट्रिक प्यार करने लगा था जोश से। जोश उससे कहता है कि आयरिस हम दोनों को फंसा करके हमें अलग करना चाहती है, तुम्हें जा करके उसे रोकना होगा। इधर जब आयरिस कांच को तोड़ रही थी तब एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। पुलिस वाला कार से उतरता है और आयरिस के पास आकर के उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। आयरिस के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो झूठ नहीं बोल सकती है। जब पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तब आयरिस बताती है कि पास में ही एक घर है, हम सभी दोस्त उस घर में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पुलिस वाले को पता था कि वो घर सरगे का है, इसलिए वो आयरिस से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सही सलामत उसके पास दोबारा छोड़ आता हूँ। तभी आयरिस बताती है कि मैंने उसे जान से मार दिया है और अब मेरे दोस्त मुझे जान से मारना चाहते हैं, इसलिए मैं दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहती। उसी वक्त यहाँ पर पैट्रिक आ जाता है जो कि पुलिस वाले पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जोश का फोन लेकर के आयरिस को शट डाउन करता है और उसे वापस लेकर के घर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर केट को जैसे ही मालूम चलता है कि मामला गंभीर हो रहा है तो वो सारे पैसों को पैक करने लगती है और जोश से कहती है कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, अब तुम इस मामले से निपटो। जिस पर जोश कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारे खातिर ही मैंने सरगे को मरवाया है। जोश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जिद करके यहाँ से जा रही थी, इसलिए वो पैट्रिक से उसे रोकने के लिए कहता है। पैट्रिक उसे रोकता नहीं है, सीधा उसके शरीर में चाकू घुसा देता है। चाकू लगने की वजह से शरीर से लगातार खून बहने लगता है और कुछ समय के बाद वो भी अपना दम तोड़ देती है। सबके लाश को ठिकाने लगाने के बाद जोश आयरिस को ऑन करता है। उसने आयरिस के हाथों को हथकड़ी से बांध करके रखा था, इसलिए वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ वो आयरिस से कहता है कि मैं तुम्हें एक बार बस मॉडिफिकेशन करके रिबूट करना चाहता था ताकि तुम्हारे अंदर जो डाटा सेव हो गया है वो डिलीट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खत्म करना होगा। तभी आयरिस कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है मुझे सब पता है। इसी के साथ वो और भी बातों का जिक्र करती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो गई थी। लेकिन इसके बाद जोश उसके इंटेलिजेंस पावर को 0% पकड़ देता है, जिसकी वजह से अब वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। जैसा जोश कह रहा था वो वैसा ही कर रही थी। जोश उसके हाथों को सामने करवा करके उसके हाथ के नीचे एक मोमबत्ती रख देता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि आयरिस को दर्द महसूस हो। इसके बाद वो कंपनी में कॉल करता है ताकि वो लोग आयरिस को लेकर के चले जाएं। इस दौरान आयरिस के हाथ जलने लगे थे। हालांकि जोश के कहने पर पैट्रिक पानी डाल करके आग को बुझा देता है। इसके बाद जब वो आयरिस को हाथ में गन लेने के लिए कहता है तो वो गन लेती है और उसे अपने सर पर तान देती है। जब वो चलाने के लिए कहता है तो वो चला भी देती है, जिसकी वजह से आयरिस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उस समय के बाद जब कंपनी वाले आयरिस को लेने के लिए आते हैं तब जोश इन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक को एक पुलिस वाला बना दिया था। पुलिस भी हाँ में हाँ मिला रही थी, इसलिए कंपनी वाले जोश की बात मान लेते हैं। तभी कंपनी का एक आदमी जोश से कहता है कि सच क्या है वो तो हमें जल्द पता चल जाएगा। स्कैमर से बचने के लिए हमने हर रोबोट के अंदर एक ड्राइव लगा रखा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वो ड्राइव रिकवर हो सकती है क्योंकि आयरिस के सर में गोली लगी हुई है। वो ड्राइव आयरिस के पीछे कमर के पास लगा हुआ है। यह बात जान करके जोश टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर वो ड्राइव रिकवर हो गई तो जोश की असली सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। खैर अब कंपनी वाले आयरिस को ले जाकर के वैन में डाल देते हैं और उसे रिबूट प्रोसेसिंग में लगा देते हैं। लेकिन जब ये लोग वैन को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगते हैं तभी पैट्रिक इनके सामने आ जाता है और वो ड्राइवर को गन से शूट करके उसे जान से मार देता है। दूसरा वाला जो बंदा था वो भाग करके जंगल की तरफ चला जाता है। इधर रिबूटिंग प्रोसेसिंग जैसे ही पूरी होती है
है तो आयरिस जाग जाती है। इधर जो पैट्रिक था उसके गन की गोली खत्म हो गई थी, इसलिए वो उस आदमी के गले को दबा करके उसे जान से मार रहा था। तभी यहाँ पर ट्रेजर ले करके आयरिस आ जाती है जो कि पैट्रिक पर हमला करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा पैट्रिक ही उस पर हमला कर देता है। वो आयरिस को मारता, तभी आयरिस उसे कहती है कि उसने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है, वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम याद करने की कोशिश करो, उसने तुम्हारे प्यार को मार दिया है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जोर डालता है तब धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे मालूम चलता है कि जिससे वो प्यार करता था उसकी तो मौत हो चुकी है। जब उसे मालूम चलता है कि उसका लवर मर चुका है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो खुद को ही मार लेता है। रोबोट कंपनी का एक आदमी अभी भी सही सलामत था। आयरिस उस आदमी से कहती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरिस जोस के पास आती है और यहाँ पर जब जोस अपने फोन से उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था तो वो बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि उस कंपनी के आदमी ने आयरिस के अंदर चेंजेस कर दिया है। चेंजेस हो जाने की वजह से अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जो चाहे वो अपने मन से कर सकती है। जब आयरिस ने जोस पर गन तान रखा था तब जोस कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। यहाँ आयरिस एक बार फिर से उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी जोस उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। जोस कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। इतना कहने के बाद वो उसे मारने पीटने लगता है। इस बार वो अपनी गन से आयरिस को उस जगह पर मारने वाला था जहाँ पर उसका पूरा डाटा सेव होता है। यहाँ जोस को ये नहीं पता था कि आयरिस ने अपने हाथों में सोडे की बोतल खोलने वाला हथियार ले रखा है। उसी हथियार से वो जोस के सर पर वार कर देती है। जैसे ही वो जोस के सर में घुसता है तो तभी जोस की मौत हो जाती है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब आयरिस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो जो चाहे अपने मन से वो सब कुछ कर सकती है। कार और पैसों को लेने के बाद वो यहाँ से कहीं दूर रहने के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।